Where's the fun in waiting? Play sit and go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. हेलो एवरीवन, जागरण डायलॉग के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाषिष दत्ता, डिप्टी एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और मेरी को होस्ट उर्वशी कपूर, एसोसिएट एडिटर जागरण न्यू मीडिया। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, चेस्ट इन्फेक्शन, बदलते मौसम में सेहत का कैसे रखें ध्यान। आज हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, डॉक्टर रविशेखर झा, सीनियर कंसल्टेंट एंड एचओडी पल्मोनोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद, and Dr. Manoj Goyal, Director Pulmonology, Fortis Memorial Research Institute, गुरुग्राम। डॉक्टर रवि एंड डॉक्टर मनोज, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। समय को जाया ना करते हुए मैं पहला सवाल डॉक्टर रवि से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर रवि, हमें ये बताइए, एयर पोल्यूशन काफी बढ़ रहा है। जैसे ही विंटर्स आता है दिल्ली एनसीआर में, वैसे ही एयर पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाता है। आज की अगर हम बात करें तो AQI लेवल वेरी पुअर कैटेगरी में था दिल्ली एनसीआर में काफी जगहों पर। तो हमें थोड़ा ये बताइए, ये जो एयर पोल्यूशन से होने वाले लंग्स में जो इफेक्ट होते हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। एयर पोल्यूशन बेसिकली आज जो फरीदाबाद का, गाजियाबाद का, नोएडा, गुड़गांव का है, वो हजार्डस कैटेगरी में काफी हाई है। द AQI इंडेक्स वाज मोर देन 300, और ये दो तरह से अफेक्ट कर सकता है। एक उन लोगों को जिनको पहले से ही कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और एक वो जिनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है। सपोज कोई है जिनके लंग्स में हाइपर सेंसिटिविटी, जिनको अस्थमा है, एलर्जी है, या COPD नाम की बीमारी है, अगर वो पॉल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो इमीडिएट इरिटेशन शुरू हो जाती है और उनको काफी तेजी से अस्थमा का अटैक आने का रिस्क रहता है। सिमिलरली COPD नाम के बीमारी में भी अगर वो पॉल्यूटेंट्स के कांटेक्ट में आते हैं तो काफी तेजी से उनको अटैक आने का रिस्क बना रहता है। नाउ वो लोग जिनको पहले से कभी कोई बीमारी नहीं है, वो अगर लॉन्ग टर्म में हाई लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो उनको चांस रहता है या अस्थमा बन जाने का, या COPD नाम की बीमारी बन जाने का, या काफी यंग एज में लंग कैंसर होने का भी रिस्क रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि। मिलता जुलता सवाल डॉक्टर मनोज मेरा आपसे है कि क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं या सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ इफेक्ट होती है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। देखिए, ऐसा है कि जो एयर पोल्यूशन, उसमें न केवल टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, बट कई तरह के उसके अंदर कीटाणु, विषाणु, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई भी सस्पेंडेड होते हैं। पोल्यूशन में बेसिकली क्या, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है व्हिच कैन बी इन एनी फॉर्म्स, चाहे वो केमिकल्स हो, चाहे वो घातक कीटाणु या विषाणु। तो जो लोग पहले से, जिन लोगों को सेंसिटिविटी है, जैसे कि डॉक्टर रवि ने बताया, एस्मेटिक पहले से है, या ब्रोंकाइटिस की पेशेंट जिन लोग है, COPD है, या आजकल जिन लोगों को सीवियर निमोनिया हुआ था कोविड की वजह से, जो वो लोग रिकवर्ड है, इन लोगों में चांसेस हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए और जो सांस की तकलीफ है वो ज्यादा बढ़ जाए। दूसरी चीज है, जो लोग बहुत प्रोलॉन्ग एयर पोल्यूशन के एक्सपोजर में है, जैसे कि हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले भाई लोग हैं, या रिक्शा पुलर्स है, या स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कि काफी समय तक अगर पोल्यूशन के कांटेक्ट में रहते हैं बाहर एम्बिएंट एयर के, तो उनको भी इस तरह के रिस्क पॉल्यूशन की वजह से ब्रोंकाइटिस, दमे की प्रॉब्लम, COPD की प्रॉब्लम, तरह तरह के इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम की संभावना बनी रहती है। सिम्टम्स का जहां तक सवाल है, इसमें क्या होता है कि बेसिकली पोल्यूशन की वजह से हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जो हमारी सांस की नलियां हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से वो खांसी होना, छींके आना, सिर में दर्द होना, बिगड़ा नज़ला जुकाम होना, सांस की तकलीफ होना, एक सीटी की आवाज आना जिसे कहते हैं कि बीजिंग होती है, नाइट टाइम स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, और कई बार ये बहुत ज्यादा सीवियर अटैक भी हो सकता है, जो कि अस्पताल में भर्ती करने के लिए, या फिर हो सकता है ICU में एडमिट होने तक उसमें नौबत आ सकती है। थैंक यू डॉक्टर मनोज। डॉक्टर रवि, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। तो ये तो हो गई सिम्टम्स की बात और क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं। हमें थोड़ा बताइए कि एयर पोल्यूशन से जो लोग बाहर जाते हैं, अभी ऑफिस काफी खुल गए हैं, स्कूल्स खुल गए हैं बच्चों के, ये बताइए कि एयर पोल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं अपनी तरफ से जिससे हम इससे अपना बचाव कर सके। देखिए, एयर पोल्यूशन से बचने के लिए हमारे पास बेसिकली इसके दो रेमिफिकेशन है। पहला कि हम पार्टिसिपेट करें कि हम कैसे एयर पोल्यूशन लेवल को अपने लेवल पे कम कर सकते हैं, और दूसरा अगर हम डिजीज है तो कैसे हम पॉल्यूटेड एरिया में जाने से बचें, या अगर हमें वहां जाना पड़ता है तो खुद को कैसे बचाएं। तो सबसे पहला, जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उनको हमेशा घर से AQI को चेक करते रहना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगह पर ना जाना पड़े जहां पर पॉल्यूशन लेवल हाई है। दूसरा, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, उनको जब भी पॉल्यूशन लेवल हाई होता है
या स्मॉग होता है उस टाइम एक्सरसाइज करने से या ब्रिस्क वॉक करने से, रनिंग करने से बचना चाहिए। द रीजन इज कि आप जितना तेज आप एक्सरसाइज करते हैं, जितनी इंटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, तो आप उतनी ही तेज सांस लेते हैं और उतनी ही ज्यादा पॉल्यूटेंट्स को आप अपने लंग्स के अंदर इनवाइट करते हैं। तीसरा, एक स्पेसिफिक टाइप के कुछ मास्क होते हैं जो बहुत प्रूवन रोल नहीं है, लेकिन कुछ खास तरह के मास्क जो चारकोल बेस्ड मास्क होते हैं वो आपको एक हार्मफुल केमिकल एयर पॉल्यूशन में होता है जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, उससे बचा सकते हैं काफी हद तक आपको। जब तक आप अपने घर के अंदर हैं तब तक आप अगर इंडोर एयर प्योरीफायर का यूज करते हैं तो आपको एज लॉन्ग एज यू आर एट होम आपको उससे पॉल्यूटेंट के इफेक्ट से प्रोटेक्टेड रखते हैं। घर में आपको इंडोर प्लांट लगाना चाहिए जिस कमरे में आप मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। आपको किसी भी इंसान को घर के अंदर स्मोकिंग अलाउ नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो क्योंकि गाड़ी के अंदर आपकी विंडोज रोल्ड अप होती है सर्दियों में मैक्सिमम लोगों की, तो उसके अंदर गाड़ी के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स हैं उसके अंदर एक क्लॉग्ड इन इफेक्ट कहते हैं वो भर जाता है। तो जब भी आप अपनी कार में बैठते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए पहले विंडो को रोल डाउन करके एयर को सर्कुलेट करवा के उसके बाद ही आप विंडो को रोल अप करिए। सेम वे जब आप अपने घर में होते हैं तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि 2 से 3 बजे का जो टाइम होता है वो उस टाइम पॉल्यूटेंट लेवल मिनिमम होता है, तो उस टाइम आप अपने घर की विंडोज को खोल के क्रॉस वेंटिलेशन एक बार अलाउ करिए जिससे आप घर के अंदर की एयर को पॉल्यूटेड होने से बचा सकें। घर के अंदर अगरबत्ती या जो मॉस्किटो कॉइल्स होते हैं उन सबको यूज करने से बचें पूरी तरह से, क्योंकि ये सारे आपको इस तरह की चीजें हैं जो पॉल्यूशन लेवल को काफी हद तक बढ़ाती हैं। पानी आपको बहुत ज्यादा पीते रहना चाहिए और विटामिन सी आपको एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए, चाहे नेचुरल तरीके से चाहे सप्लीमेंट, पर विटामिन सी पॉल्यूटेंट के इफेक्ट को कुछ हद तक ऐसा देखा गया है कि कम कर सकता है। थैंक यू डॉक्टर रवि, आपने काफी एक्सप्लेन वे में हमें बताया कि कैसे हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। एयर पोल्यूशन के बाद अब एक स्पेसिफिक एक रेस्पिरेटरी इशू की बात कर लेते हैं। थोड़ा हमें क्रॉनिक एस्थमा के बारे में बताइए और इससे जुड़ी हुई जो एलर्जीज लोगों को होती हैं उसमें कौन कौन से ट्रीटमेंट मेजर्स लोग ले सकते हैं? अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है एक मनुष्य की टेंडेंसी होती है, जैसे डॉक्टर ने बताया था, एक हाइपर सेंसिटिविटी, यानी हमारे जो सांस की नलियां हैं वो आसपास के वातावरण से ज्यादा रिएक्ट करती है, ओवर रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सांस की नलियां हैं उनकी जो जाली है उसके अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है, जिससे उसके अंदर म्यूकस प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। और लाइनिंग के अंदर जो सूजन आने की वजह से क्या होता है, जो उसका डायमीटर होता है एयरवे का वो नैरो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सांस का जो फ्लो होता है लंग्स के अंदर वो इम्पेयर होता है, जिसकी वजह से सांस में तकलीफ आनी शुरू होती है। तो ऐसे लोग प्रेजेंट करेंगे खांसी करके, वीजिंग करके, सांस की तकलीफ के साथ। साथ ही साथ ये देखा गया है कि ये जो एस्मा की प्रॉब्लम है इसके साथ और भी एलर्जीज होती हैं, जैसे कि साइनसाइटिस, राइनाइटिस, स्किन एलर्जीज, अर्टिकेरिया जैसे कि जिसमें दांत चकत्ते हो जाते हैं, नाक बहना, नाक का बंद होना, सिर में दर्द होना, आंखों से पानी आना, बहुत ज्यादा छींके आना, सिर में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स और भी इसके साथ साथ एस्मा के साथ होते हैं। आपने उनको ठीक कहा कि एस्मा एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है जो कि कभी भी किसी को भी हो सकती है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि एक घर में किसी को है उसी को होगा, कोई भी जो कि हो सकता है उसकी कभी भी एयरवे रिएक्टिविटी बढ़ सकती है, उसको ये एस्मा की प्रॉब्लम हो सकती है। और वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, बुजुर्गों में भी हो सकता है। कई बार बुजुर्ग आते हैं जी हमें आज तक तो कभी हुआ नहीं, इस एज में हमें अस्थमा कैसे होता है, पर ऐसा नहीं है। इसलिए जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं भी है उनको भी बहुत सोच समझ के, जैसे कि डॉक्टर रवि ने बताया है, वो सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि जितना से भी हो सके हमें ये जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, गैसेज हैं, इनके कांटेक्ट में कम आ सके और अपना बचाव कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज। डॉक्टर रवि, अगले सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जिसको कि सीओपीडी भी कहते हैं, ये क्या होता है और इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट क्या है, प्लीज आप हमारे दर्शकों को बताएं। सीओपीडी एक एस्थमा टाइप की डिजीज है, पर एस्थमा से बिल्कुल अलग है। सीओपीडी आपके लंग्स के कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू इरिटेंट गैसेज या इरिटेंट पार्टिकल से होता है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसका मेजर रीजन स्मोकिंग है, लेकिन इंडिया में इसका काफी कॉमन रीजन बायोमास फ्यूल एक्सपोजर या एयर पॉल्यूशन भी है। अगर आपके लंग्स में काफी कम ऐसे लगातार एक्सपोजर होते रहता है, या आपके घर पे कोई कंटिन्यूअस आपके पेरेंट्स से कोई स्मोक करते हैं और आप पैसिव स्मोकिंग के शिकार हैं, या फिर आपके घर में लकड़ी पे खाना बनता था बचपन में जिसका कई सालों तक आपको एक्सपोजर रहा है, या फिर आपने बहुत ज्यादा खुद स्मोकिंग करी है मोर देन 10 ईयर्स, तो आपके विंड पाइप का साइज नॉर्मल से छोटा हो जाता है। नाउ एस्थमा जो अभी डॉक्टर मनोज गोयल सर ने बताया वो बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी आपके विंड पाइप की, पर सीओपीडी में हाइपर सेंसिटिविटी कम होती है। ये एक परमानेंट डिजीज है
जो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करती रहती है। और इसके प्रोग्रेशन की स्पीड को कम करने का सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छा तरीका है कि जिस वजह से प्रॉब्लम हुई है उसको आप कंट्रोल कर सके। जैसे अगर आप कोई भी मेडिसिन लेंगे लेकिन अगर आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ी है तो सीओपीडी आपका खत्म नहीं हो सकता। अगर आप कोई भी मेडिसिन लेंगे लेकिन आपका कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू पॉल्यूशन या डस्ट या इससे वुड बर्निंग वुड से कंट्रोल नहीं हुआ तो आपके सीओपीडी कंट्रोल में नहीं आ सकता। इसके सिम्टम बड़े कॉमन और अस्थमा से कई हद तक मिलते जुलते हैं। मौसम बदलते ही सांस फूलने की दिक्कत लोगों में बढ़ जाती है, खांसी में बलगम या पीला बलगम आना, खांसी किसी भी समय हो सकती है, दिन में या रात में, जबकि जो एलर्जी वाली खांसी होती है मेजॉरिटी ऑफ लोगों में वो रात को होती है। सांस का तेज से फूलना, छाती में साए साए की आवाज आना, इस तरह के सिम्टम सीओपीडी में बहुत कॉमन है। एक और जो बड़ा डिफरेंस है कॉमन एस्थमा और सीओपीडी में कि एस्थमा मेजॉरिटी ऑफ लोगों में यंगर एज में प्रेजेंट करता है, पर जैसा मनोज गोयल सर ने बताया कि एल्डरली में भी प्रेजेंट कर सकता है। सीओपीडी 40 इयर्स के से पहले बहुत रेयरली देखा जाता है कोई जेनेटिक डिजीज में, अदरवाइज 40 इयर्स से पहले वो नहीं देखा जाता है। और अगर इसको ट्रीट करने का जो सबसे बेसिक, जैसा मैंने बताया कि तरीका है स्मोकिंग सिजेशन या जिस भी वजह से सीओपीडी हुई है उसको छोड़ना। उसके अलावा आप अपने डॉक्टर से चेकअप कराएंगे तो आपको कुछ रेगुलर ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन होती है वो इनहेलर्स ही होती है, क्योंकि इनहेलर्स का सबसे खास काम करने का तरीका होता है कि आपके लंग्स में जाती है, जहां पर उसको डिजीज, जहां पर मेडिसिन को एक्ट करना है वहीं पर जाती है, और उसके साइड इफेक्ट टैबलेट्स के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। इस इनहेलर्स के भी कुछ अलग अलग तरह के इनहेलर्स होते हैं। डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन से टाइप के इनहेलर आपको लेने हैं और कौन से टाइप के इनहेलर आपको धीरे धीरे करके बंद करने हैं। तो सीओपीडी को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको थोड़े भी सिम्टम आते हैं, खांसी बार बार होने के, खांसी में बलगम आने के या सांस फूलने के, तो अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलके कंप्लीट इवैल्यूएशन कराना चाहिए, क्योंकि ये भी देखा गया है कि सीओपीडी इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज का और लंग कैंसर का। थैंक यू डॉक्टर रवि। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। हमें थोड़ा ब्रोंकाइटिस के बारे में बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा हमें इसको डिस्क्राइब कीजिए। सो डॉक्टर रवि ने बहुत अच्छे से बताया सीओपीडी के बारे में, और सीओपीडी जैसे उन्होंने बताया कि अस्थमा से मिलती जुलती बीमारी होती है। अस्थमा में क्या होता है, यंग एज से जनरली शुरू हो सकती है, पर ये स्पास्मोटिक डिजीज है। मतलब इसमें क्या होता है कि जकड़न होगी उसमें रिलीज हो जाएगी, जकड़न होगी रिलीज होगी, यानी अटैक आएगा कम हो जाएगा, यानी रिवर्सिबिलिटी का कंपोनेंट होता है। जबकि सीओपीडी जनरली प्रोग्रेस करती चली जाती है, उसमें रिवर्सिबिलिटी कंपोनेंट नहीं होता है। पर अगर अस्थमा अनट्रीटेड रहती है और उसका अगर हम ख्याल नहीं रखते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स उनको कंट्रोल नहीं करते और डॉक्टर के साथ अगर प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट नहीं लेते, तो धीरे धीरे अस्थमा भी रिवर्सिबल स्टेज से इरिवर्सिबल स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि सीओपीडी कहते हैं। तो वन ऑफ द रीजन फॉर ऑफ सीओपीडी इज आल्सो अस्थमा, अंडरलाइंग अस्थमा। अब आपने बात करी कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। ब्रोंकाइटिस देखिए क्या होता है कि इसमें जैसे मैंने बताया जो हमारे विंड पाइप्स होते हैं, उन विंड पाइप्स के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, जब इन्फेक्शन होता है तो जो उसकी लाइनिंग होती है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और ऐसे मरीजों को खांसी, बलगम, सांस फूलने की तकलीफ, साय साय की आवाज होने की प्रॉब्लम होती है। जो सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम होती है, पर वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, यानी उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो बराबर बने रहते हैं, और अगर रिस्क फैक्टर्स जैसे कि स्मोकिंग को सिजेशन नहीं करते, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते चले जाते हैं डिस्पाइट ट्रीटमेंट। क्योंकि जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होती है वो जनरली इन्फेक्शस वजह से होती है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि एक वन ऑफ एपिसोड होकर के होगा, मौसम चेंज होगा, पोल्यूशन के एक्सपोजर से हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और सिम्टम्स वही रहेंगे, खांसी आएगी, सांस फूलेगा, बलगम आएगा, वीजिंग होगी, साय साय की आवाज आनी शुरू होगी, नाइट टाइम स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, और ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के साथ ये ठीक हो जाती है और रिवर्सिबल हो जाती है। तो हमें डिफरेंशिएट करना होगा एक्यूट ब्रोंकाइटिस में और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी का एक हिस्सा होता है, जबकि एक्यूट ब्रोंकाइटिस किसी को भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की जो सीजन है, जो कि चेंज ऑफ वेदर है, दिवाली का टाइम है, उसमें बहुत ज्यादा कॉमन होता है, और इसका एक बार इलाज हो जाता है तो फिर से ये जो हमारे एयरवेज है वो पुरानी जैसे पहले जैसे हो जाते हैं। जबकि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में एयरवेज की रीमॉडलिंग हो जाती है और वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, और धीरे धीरे जैसे कि बताया गया रिस्क फैक्टर्स है, बायोफ्यूल एक्सपोजर है, और अगर स्मोकिंग का एक्सपोजर बराबर बना हुआ है तो फिर वो प्रोग्रेस करते चली जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज। कम समय में आपने काफी डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है, उसके क्या डायग्नोसिस कैसे होता है और ट्रीटमेंट कैसे होता है। डॉक्टर रवि, अगले सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में हमें बताइए कि क्या होता है, इसके कॉजेस क्या होते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस बीमारी है जो मेनली आपके लंग्स को या बॉडी में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको लिम्फ नोड्स कहते हैं उनको अफेक्ट करती है।
इसका मेन पोर्ट ऑफ एंट्री आपका लंग्स ही होता है, और इंडिया में साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में बहुत बहुत कॉमन है। बहुत मुश्किल हो रहा है इसको कंट्रोल करना, पर पिछले कुछ सालों से जो पॉलिसीज आई है उसके बाद से कंट्रोल काफी अच्छा होने की उम्मीद अगले कुछ सालों में। ये एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसके थ्रू इन्फेक्शन से होता है और कंटेजियस है, मतलब एक से दूसरे को फैलने का रिस्क होता है इसमें बहुत ज्यादा। इसके सबसे कॉमन जो लक्षण होते हैं वो आपको लो ग्रेड फीवर रहना, खासतौर पर बुखार शाम के समय आना, माथे के ऊपर पसीना आना, खांसी होना, खांसी में बलगम आना, या फिर आपका भूख कम होना या वेट कम होना भी हो सकता है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं जिनको कोई लक्षण नहीं होता, सिर्फ उनको लो ग्रेड फीवर चलता रहता है और कुछ टेस्ट में पता चलता है कि उनको टीबी है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों के एक्सरे नॉर्मल आते हैं और सीटी स्कैन में हमें टीबी का शक होता है और इवेलुएट करके बाद में टीबी निकल के आता है। तो जरूरी नहीं कि टीबी में हर मरीज को खांसी ही हो, उसका सिर्फ बुखार हो। कुछ टीबी की एक खास बात यह है कि आपके बॉडी के ऑलमोस्ट किसी भी पार्ट को ये अफेक्ट कर सकता है। अगर ये ब्रेन की टीबी है तो हो सकता है कि आपको बेहोशी या सिर में दर्द लेके प्रेजेंट करे। अगर हड्डियों की या स्पाइन की टीबी है तो हो सकता है बॉडी का कोई एक पार्ट पैरालाइज हो सकता है या दोनों पैर पैरालाइज हो सकते हैं, आपकी मूवमेंट कम हो सकती है। सिमिलरली बोन की अगर टीबी है तो क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस नाम की चीज होती है जिसके अंदर आपके हड्डियों से लगातार पस निकलते रहता है, इस तरह की बीमारी हो सकती है। टीबी अगर आपके शरीर में या किसी भी इंसान के शरीर में अगर टीबी का बैक्टीरिया घुसता है तो जरूरी नहीं कि जिस दिन आपके बॉडी में वो बैक्टीरिया घुसा इमीडिएटली आपको टीबी हो जाएगी। वो आपकी बॉडी में कई सालों तक, कई केस में 10 सालों तक वो बैक्टीरिया डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है और किसी भी वजह से, चाहे डायबिटीज अनकंट्रोल होने की वजह से, चाहे स्मोकिंग करने की वजह से, चाहे वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से, अगर आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो वो डोरमेंट बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो बैक्टीरिया एक्टिवेट होते हैं तो वो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसा चेंजेस लाते हैं कि आपको सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर डोरमेंट बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है जिसको हम लेटेंट टीबी कहते हैं, उसको इंडिया में ट्रीट करना है कि नहीं इसके पीछे भी बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन स्टिल लेटेंट टीबी को इंडिया में कुछ केसेस को छोड़ के सब में ट्रीट नहीं करते। हाँ, अगर वो टीबी एक्टिव हो रही है तो उसको डेफिनेट ट्रीट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा है, जो कि एक ऐसी बीमारी है कि जो मेडिसिन के साथ पूरी तरह से कंट्रोल हो सकती है। हाँ, ये जरूर है टीबी की बीमारी में ध्यान देने की सबसे खास बात कि कभी भी अगर आपकी दवाई शुरू हुई है तो उसको बिना डॉक्टर की सलाह के ना छोड़ें, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि पेशेंट्स टीबी की दवाई लेते हैं, 2-3 हफ्ते में उनको सिम्टम एकदम खत्म हो जाते हैं, या तो वो मेडिसिन प्रीमैच्योरली छोड़ना चाहते हैं या फिर उनको गैस्ट्राइटिस या कुछ लीवर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, फिर भी वो बंद करना चाहते हैं। तो जब तक आपको टीबी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई है, चाहे 2 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे 9 महीने, बिना डॉक्टर की एडवाइस के बिल्कुल भी उसको ना कम करें ना छोड़ें। और अपने आपको, अगर आपके बलगम वाली टीबी थी जिसमें स्पुटम पॉजिटिव आपका एबी आया था, तो डॉक्टर की एडवाइस के बाद अपने फैमिली में सबकी स्क्रीनिंग जरूर करा लें आप, क्योंकि स्क्रीनिंग से ही आपको पता लगेगा कि घर में और किसी को या आपके कॉन्टेक्ट में और किसी को टीबी का इन्फेक्शन है कि नहीं। थैंक यू डॉक्टर रवि। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। थोड़ा हमें बताइए कि जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आजकल एयर पोल्यूशन और भी काफी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से काफी ज्यादा कॉमन हो गया है, तो थोड़ा ये बताइए कि ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे भी होते हैं या फिर कुछ हमें चीजें अवॉइड करनी चाहिए जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, कोई स्पेसिफिक ऐसी चीजें जिससे वो एग्रवेट ना हो? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और रीजन इसका ये है कि करीब अगर देखा जाए सीडीसी का जो असेसमेंट है कि उसमें कहते हैं कि दुनिया में करीब 10% लोग ऐसे हैं जिनको की ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जिसके कारण चाहे सीओपीडी हो या ब्रोंकाइटिस हो या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो या अस्थमा हो या तरह तरह के रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो। और इनमें से करीब 1/3 ऐसे लोग होते हैं जिनको की सीवियर प्रॉब्लम होती है, मॉडरेट टू सीवियर प्रॉब्लम होती है, जिनको की लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसमें देखिए, हमने डिस्कस किया है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें पहचानना चाहिए कि कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि अवॉइडेबल होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स जो कि अनअवॉइडेबल होते हैं। जैसे अनअवॉइडेबल है वो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी, हमारी रिएक्टिविटी, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें हमारे साथ आई है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर एयर पोल्यूशन है, अगर आपको उसमें बहुत ज्यादा आसपास है तो आपको घरेलू काम करने बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो दैट बिकम्स अनअवॉइडेबल। जितना भी उसको अवॉइड करने की कोशिश करना करें, पर वो संभावना रहती है कि आपका उससे एक्सपोजर होता रहेगा, पर कोशिश करें कम से कम। जो इंपॉर्टेंट अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि घर के अंदर धूप बत्ती जलना, अगरबत्ती जलना, छौका लगना, जिस समय हम लोग खाना बना रहे होते हैं, घर में प्रॉपर चिमनी ना होना, प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना। पेट्स एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, उसके जो डेंडर है वो फैलते रहते हैं, फुल बॉडी के घर के अंदर सारे फैल जाते हैं, पर्दों से जगह चिपक जाते हैं, वो एक फैक्टर है।
इसी तरह जो हम परफ्यूम्स यूज करते हैं, डिओड्रेंट यूज करते हैं, किसी प्रकार की स्मेल्स यूज करते हैं, वो भी एक रिस्क फैक्टर या जिन्हें कहते हैं कि ट्रिगर्स हो सकते हैं इस सीओपीडी और अस्थमा के प्रेसिपिटेशन के लिए, के अटैक के होने के लिए। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। जहां तक फूड एलर्जी का बात का सवाल है, बहुत रेयर है कि फूड एलर्जी से किसी को अस्थमा हो, जबकि सबसे ज्यादा क्या होता है, कोई छोटा बच्चा होता है, माँ क्या करती है, उसके फूड को मना करती है, इसको ये मत खिलाओ, वो मत खिलाओ, दूध पीता उससे हो जाती है, दही खाता उससे हो जाती है। क्योंकि फूड एलर्जी से अस्थमा होना या सीओपीडी होना बहुत ही ज्यादा अनकॉमन है। जनरली क्या होता है, अगर फूड एलर्जी होगी तो उस फूड को खाने के बाद सबसे पहले उसको डायरिया होगा। अगर उसको डायरिया नहीं होता, उसको पेट के सिम्टम नहीं आते, पेट में दर्द नहीं होता, मरोड़े नहीं आते, इसका उसको फूड एलर्जी नहीं है। इसलिए इसके बहुत ज्यादा जरूरी है, ये माँ को ध्यान रखना चाहिए कि फूड के ऊपर ना ध्यान देकर के, कि उसको बंद करने के बजाय उसको अच्छे से खाना खिलाएं, पौष्टिक आहार दें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी इंप्रूव करेगी और जो तरह तरह के जो इन्फेक्शन है, रोग है, उनसे फाइट करने में और अस्थमा और सीओपीडी कंट्रोल में भी आराम उसके में भी हेल्प मिलेगी। तो इसलिए फूड का ध्यान रखना, पौष्टिक आहार खाना, पानी खूब पीना, हाई प्रोटीन डाइट लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म तरल पदार्थ जिन लोग होते हैं, जैसे कि चाय हो गई, कॉफी हो गई, काढ़ा हो गया, घर के थोड़ा सा हल्दी मिला करके जो नुस्खे हैं, तुलसी, काली मिर्च, ये देखा गया है कि काफी हेल्प करती है लोगों को ऐसी बीमारी में, बलगम को निकालने में भी सहायता करती है। वार्मथ का प्रयोग रखें कमरे के अंदर, अपने घर के गले के आसपास। ठंडी चीजों से परहेज करें, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कोल्ड बेवरेजेस होते हैं, इनको अवॉइड करें। साथ में स्मोकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हर तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग से न केवल सीओपीडी के पेशेंट के ऊपर असर पड़ता है, पर उसके आसपास के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं घर में और महिलाएं होती हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है, बिकॉज पैसिव स्मोकिंग भी इक्वली हैजार्डस है सीओपीडी और अस्थमा के प्रेसिपिटेशन में। तो इससे हमें जो रिस्क फैक्टर्स है, जो कि अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स है, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, देखिए, जो ट्रीटमेंट होता है सीओपीडी और अस्थमा का, बेसिकली द फॉर्म ऑफ इनहेलर्स होता है, जिसमें क्या होता है कि जो दवाई है वो हमें कुछ डिवाइसेस के द्वारा, सांस के द्वारा खींचनी होती है, जो कि हमारे लंग्स के अंदर जाती है, और सीधे इससे क्या फायदा ही होता है कि इसका जो इफेक्ट है वो ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ओरल मेडिसिन या सिस्टमिक मेडिसिन से। जो साइड इफेक्ट्स है तो कम से कम हो जाते हैं, और जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, यानी जो इफेक्टिविटी है, जो रैपिडिटी जो इफेक्ट है, वो बहुत तेज होता है, तो सिम्टम रिलीफ बहुत जल्दी मिलता है। और ये जो इनहेलर्स होते हैं, ना केवल ट्रीटमेंट में सहायता करते हैं, बट उनको प्रिवेंशन में भी सहायता करते हैं। तो अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो इनहेलर्स बताए गए हैं, जो कि प्रिवेंटिव तरह के प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए दोनों तरह काम करते हैं, उनको लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे प्रिवेंटिव इनहेलर्स हैं, उनको हमें तभी लेना होगा जब हमारे सिम्टम्स ना हो या बिल्कुल ना के बराबर हो। कई बार क्या होता है कि हमारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और ये क्रॉनिक डिजीज है और ये सोच के चलते हैं कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं इसको छोड़ दूं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक कि आपके डॉक्टर ने बता रखा है आपको इनहेलर थेरेपी लेने हैं, वो इनहेलर्स को आपको प्रयोग जरूर करना चाहिए। इनहेलर्स भी कई प्रकार के आते हैं, वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट के लाइकिंग के बारे में। कुछ लोगों को नेबुलाइजर ज्यादा अच्छा लगता है तो उन लोगों को नेबुलाइजर्स भी एडवाइस कर देते हैं। तो इसमें एक डॉक्टर के साथ अपनी काउंसलिंग की जरूरत होती है। उसका अपनी चॉइसेस बता सकते हैं कि मैं इससे ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, और डॉक्टर आपको बता सकता है कि ये दवाई, ये वाला इनहेलर आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली एक आपसी की सहमति से वो इलाज करना चाहिए। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जब आप ठीक हो तो भी टाइम टू टाइम आ जाकर आप अपने डॉक्टर से मिलते रहे। इसमें एक और टेस्ट है जिसे कहते हैं कि लंग फंक्शन टेस्ट, PFT। उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि सीओपीडी और अस्थमा की डायग्नोसिस के लिए और उसके फॉलोअप में कैसा पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे डिजीज का प्रोग्रेशन हो रहा है, इन सब के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज अपने डॉक्टर के सलाह के साथ बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए हमें मान के चलना है जिन लोगों को भी अस्थमा है, जिन लोगों को भी सीओपीडी है, उनको हमेशा अपने डॉक्टर के टच में रहना चाहिए। उनकी सलाह के अनुसार अपने ट्रीटमेंट को, इनहेलर्स को इफेक्टिव रूप से, प्रॉपर ढंग से लेते रहना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर मनोज आपके इस आंसर के लिए। मैं एक आखिरी सवाल डॉक्टर रवि से पूछना चाहूंगा। ये सवाल हमारे ऑडियंस की तरफ से स्पेशली आया है। डॉक्टर रवि, हमने देखा है कि विंटर्स में लोग रूम हीटर्स का बहुत यूज करते हैं, और रूम हीटर्स मार्केट में बहुत तरह तरह के अवेलेबल हैं। कोई ऑयल फिल्ड रूम हीटर्स हैं, कुछ ब्लोअर रूम हीटर्स आते हैं। तो हमें ये बताइए, ये जो रूम हीटर्स होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। लोग दरवाजा बंद करके रूम हीटर चलाते हैं। तो थोड़ा इस बारे में बताइए कि रूम हीटर्स अगर यूज करना है तो कौन से यूज करें, और अगर यूज करें तो उसको कैसे यूज करें? डेफिनेटली ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली रूम हीटर कई तरह के आते हैं, जिसमें कुछ ब्लोअर बेस्ड होते हैं, कुछ मेटल बेस्ड होते हैं, कुछ कॉइल बेस्ड होते हैं। जितने भी रूम हीटर हैं, सिर्फ एक ही तरह का रूम हीटर है जो ऑयल रूम हीटर होता है, वो रिलेटिवली सेफर माना जाता है।
पर अगेन किसी भी तरह के रूम हीटर को अगर आप यूज करते हैं और अगर आपने अपने रूम को क्लोज रखा हुआ है तो आपने जितने भी आपके रूम के अंदर पॉल्यूटेंट सारे के सारे लॉक्ड इन हो चुके हैं, तो आप लॉन्ग रन में उसको इनहेल करते ही रहते हैं। तो अगर वैसे तो जनरली रूम हीटर किसी भी तरह का यूज करना अवॉइड करना चाहिए, पर अगर हमें यूज करना ही है तो थोड़ा डिस्टेंस पे हमें ऑयल हीटर ही यूज करना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जो एस्थमा है या हाइपर सेंसिटिविटी है, उसका एक बड़ा कॉमन ट्रिगर फैक्टर होता है कि सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सपोज आप किसी रूम में थे और आपका रूम काफी हीटेड है, तो आपको उससे निकल के तुरंत बाहर ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ की टेम्परेचर ठंडा है, क्योंकि अगर आपका टेम्परेचर ट्रांजिशन आपका ग्रेजुअल नहीं है, बहुत ही फास्ट है, बहुत ही रैपिड है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी डिजीज कितनी भी अच्छे से कंट्रोल थी, आपको एस्थमा का अटैक आ सकता है या फिर एलर्जी का अटैक आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली चीज ये है कि नॉर्मली हमारी बॉडी का ऑर्गन या हाइपोथैलेमस हमारा ऐसा होता है कि टेम्परेचर को इवेंचुअली वो एडजस्ट कर लेता है, और ये सारे आपके अडेप्टेशन की बातें होती हैं कि हम कितने टेम्परेचर पे हमारी बॉडी खुद को अडेप्ट कर सकती है। तो अगर आप रूम हीटर को यूज ना ही करें तो वो बेस्ट है। अगर आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी थोड़ा सा ठंडा टेम्परेचर टॉलरेट करने की हैबिट पड़ जाएगी उसको। लेकिन अगर आपको यूज करना ही है ऑफकोर्स तो ऑयल हीटर ही सेफेस्ट है। कॉइल बेस्ड हीटर सबसे ज्यादा अनसेफ है, उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि लॉन्ग रन में नॉट ओनली रेस्पिरेटरी डिजीज बल्कि लंग कैंसर भी कराने का बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखती है। कॉइल बेस्ड हीटर बिल्कुल ही यूज नहीं करना चाहिए। रूम के अंदर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया था कि जब तक आप रूम में हैं तो कोशिश करिए कि जहाँ जो आपका बेडरूम है उसके अंदर आपके पास एयर प्यूरिफायर होना चाहिए, या फिर इंडोर आईवी या स्पाइडर टाइप का प्लांट होना चाहिए जो कुछ हद तक पॉल्यूटेंट के इफेक्ट को कम करके रखता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो जनरल पब्लिक को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको रेस्पिरेटरी डिजीज है चाहे नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोगों को या जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज है उन लोगों को वैक्सीनेशन जरूर लगानी चाहिए। नॉट ओनली कोविड वैक्सीनेशन बल्कि निमोनिया से बचाने वाले भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन होते हैं, जैसे फ्लू का वैक्सीन जो हर साल लगाना चाहिए, निमोनिया से बचाने वाला वैक्सीन, बैक्टीरियल निमोनिया से बचाने वाला वैक्सीन होता है जो कुछ लोगों को 5 साल में या कुछ लोगों को लाइफ में एक बार लगता है, ये जरूर से लगवाना चाहिए। ये वैक्सीन आपके रेस्पिरेटरी डिजीज को कॉम्प्लिकेट होने से काफी हद तक रोक सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि फॉर दिस आंसर। और समय का अभाव है, सवाल हमारे पास बहुत है लेकिन समय की पाबंदी है थोड़ी, इसलिए हम इस सेशन को यही वाइंड अप करना चाहते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स डॉक्टर मनोज एंड डॉक्टर रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन में आने के लिए और इतने अच्छे से सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। आई पर्सनली फाउंड दिस इंटरेक्शन वेरी, आई मीन इट वाज अ रियली फैंटास्टिक इंटरेक्शन एंड आई एम श्योर जो हमारे ऑडियंस है उनको भी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और उनको भी काफी लाभ होने वाला है इन सारे आंसर्स से। So I'm going to wind up this session now. Thank you so much, Subhashish, for being a wonderful host. और अब इस सेशन को हम फेसबुक पे देख सकते हैं, हम लाइव थे फेसबुक पे, इस सेशन को हम वहाँ पब्लिश कर चुके हैं एंड कुछ ही देर में यूट्यूब पे भी आप इस सेशन को देख पाएंगे। और अगले वेडनेसडे अब हम फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक के साथ, न्यू एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।